नमस्कार दोस्तों, सिविल जॉब एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं शशांक अग्रवाल। हमारी ये श्रृंखला चल रही है मध्य प्रदेश की जनजातियां, इकाई 10, जो हमारी प्रारंभिक परीक्षा का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको मध्य प्रदेश में जनजातियों के संदर्भ में उनका भौगोलिक विस्तार विस्तार से बताया था कि मध्य प्रदेश में जनजातियां कौन कौन सी है, किन किन क्षेत्रों में निवास करती है। इनके संबंध में कुछ आंकड़े भी मैंने आपको प्रस्तुत किए थे जनगणना 2011 के अनुसार। ठीक है, तो जिसके तहत हमने देखा था कि हमारे मध्य प्रदेश में 43 प्रकार की जनजातियां निवास करती है ना। जनजातियां होती क्या है कि लास्ट लेक्चर में हमने बड़े विस्तार से अध्ययन किया है, जिसमें हमने देखा कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जनजातियां रहती हैं, जनजातियां क्या होती है, जनजातियों का स्वरूप, जनजातियों के संदर्भ में उनकी मूल समस्याएं क्या है और उन समस्याओं का क्या समाधान होना चाहिए, इस संबंध में भी हमने लास्ट लेक्चर में चर्चा की। आज का जो हमारा टॉपिक है वह हमारे सिलेबस का एक ऐसा टॉपिक जो हमारी मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था से भी रिलेटेड है, भारत की राज्य व्यवस्था से रिलेटेड है, भारतीय संविधान से रिलेटेड है और साथ ही साथ हमारे मध्य प्रदेश की जनजातियों से भी रिलेटेड है। देखिए, हमारा संविधान के विषय में अगर आपने पॉलिटी पढ़ी होगी तो अच्छे से जानते होंगे। संविधान सम और विधान है ना। सम मतलब समान रूप से लागू होने वाला, विधान मतलब होता है कानून। यह हमारे भारत सरकार की सर्वोच्च विधि है जिसके अनुसार देश में शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। क्लियर? संविधान को तो आप जानते हो। आज हम ये देखने वाले हैं कि हमारे भारतीय संविधान में जनजातियों के लिए, जनजातीय कल्याण के लिए कौन कौन से उपबंध किए गए हैं। देखिए, भारतीय संविधान की मूल आत्मा भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में निहित है, ये तो आप समझते ही हो। अर्थात कहने का मतलब क्या, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जो स्वतंत्रता सेनानियों ने भाग लिया था, जैसे वह भगत सिंह हो, नेहरू जी हो, हमारे महात्मा गांधी हो, लाला लाजपत राय हो, बाल गंगाधर तिलक, या ऐसे हजारों लाखों की संख्या में स्वतंत्रता सेनानी, उन्होंने एक सपना देखा था भारत का, एक आदर्श भारत का सपना। ठीक है, जैसे महात्मा गांधी से पूछा जाए अगर कि आप कैसा भारत देखना चाहते हैं, तो महात्मा गांधी ने इस संदर्भ में एक सिद्धांत दिया था जिसे अंत्योदय का सिद्धांत कहा जाता है। अर्थात अंत पर बैठे व्यक्ति का जिस दिन कल्याण होगा उस दिन मैं भारत को स्वतंत्र मानूंगा। ठीक है, भगत सिंह से पूछा गया था आजादी चाहिए तो आपको आजादी का मतलब क्या है, तो भगत सिंह ने क्या कहा था, आजादी से मेरा तात्पर्य सिर्फ यह नहीं है कि ब्रिटिश सरकार या गोरे अंग्रेज चले जाए हमारे भारत से और कोई काले अंग्रेज आकर हमारे देश में शासन व्यवस्था करने लगे। आजादी से मेरा तात्पर्य क्या है कि जब देश में सभी लोगों को समान रूप से अधिकार प्राप्त हो। बी आर अम्बेडकर से जब पूछा गया कि आपके अनुसार आजादी क्या, तो बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा, आजादी से मेरा तात्पर्य एक ऐसा समाज निर्मित हो जहां पे जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर व्यक्ति से भेदभाव न किया जाए। इन्हीं संविधान की आत्माओं का निचोड़ हमारे भारतीय संविधान में डाला गया और भारतीय संविधान एक ऐसा दस्तावेज तैयार किया गया जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के विचारों का एक समुच्चय था, है ना, प्रतिबिंब था। अब जब बात होती है अंत्योदय की, तो अंत्योदय की बात जब होती है तो ये तात्पर्य यह हो जाता है क्लियर कि अंत पर बैठे व्यक्ति का सबसे पहले कल्याण होना चाहिए। अब हम जब समाज में निकलते हैं अपने समाज को ढूंढने कि भारतीय समाज में हमें सबसे अंत पर बैठा व्यक्ति कौन मिलता है, जो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य हर दृष्टिकोण से पिछड़ा हो, तो हमें एक शब्द निकल कर आता है जनजातियां। आगे हम जनजातियों के विषय में आगे कई सारे प्रावधान पढ़ेंगे जिसमें ये शब्द आप समझिए क्या निकल कर आता है, सब समाज में सबसे पिछड़ा व्यक्ति जनजाति, है ना। तो यह आवश्यक है कि समाज में जनजातियों को मुख्य धारा में लाया जाए। अब जब समाज में जनजातियों को हमें मुख्य धारा में लाना है तो इसके लिए क्या जरूरी है, इसके लिए जरूरी है कि हमारे संविधान में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की जाए जिससे समाज में यह जनजातीय समाज के लोग मुख्य धारा में आ सके। और इसलिए भारतीय संविधानविदों द्वारा भारतीय संविधान में कुछ ऐसे उपबंध किए गए, कुछ ऐसे प्रावधान किए गए जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से
जनजातीय कल्याण से संबंधित है। जब हम प्रत्यक्ष प्रावधानों की बात करेंगे तो प्रत्यक्ष प्रावधान वे प्रावधान होंगे जहां पे स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है जनजातीय शब्द का। क्लियर? लेकिन जब हम अप्रत्यक्ष प्रावधानों की बात करेंगे तो अप्रत्यक्ष प्रावधानों के अंतर्गत वे सभी प्रावधान जो समानता, स्वतंत्रता और न्याय की स्थापना करते हैं, जो सभी के कल्याण की बात करते हैं, वो जनजातियों के लिए होंगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह हमारे भारतीय संविधान में जनजातियों से संबंधित क्या संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं। यह सिर्फ मध्य प्रदेश की जनजातियों के लिए ही नहीं लागू होता, यह पूरे देश में जो भारत का नागरिक है, हर देश का नागरिक जो जनजातीय समाज पर से संबंधित है उस पर लागू होता है। इन प्रावधानों के अतिरिक्त हम कुछ अनुच्छेदों की बात करेंगे, है ना। किन अनुच्छेदों के माध्यम से है? कुछ अधिनियम अर्थात कानूनों की बात करेंगे, जैसे जनजातीय वर्ग के कल्याण के लिए, है ना, भारत सरकार ने पेशा अधिनियम बनाया, सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया, एट्रोसिटी एक्ट जिसको अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, उन अधिनियमों की बात करेंगे, कुछ रूल्स की बात करेंगे, कुछ रेगुलेशंस की बात करेंगे। आज हम इसके बाद कुछ विकास प्राधिकरणों की बात करेंगे, है ना। जनजातीय विकास प्राधिकरण आप जानते होंगे भारतीय संविधान में आर्टिकल 244 या भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत एक गठित एजेंसी, है ना। आज हम इसकी बात करेंगे और लास्ट में कुछ अधिसूचनाएं देखेंगे जो जनजातियों के कल्याण के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित की गई है। क्लियर है? तो हम देखते हैं आर्टिकल्स। देखिए, भारतीय संविधान में मैंने कुछ पीपीटी के माध्यम से बताया है, जैसा कि मैं आपको बताता हूं। हमेशा मेरी क्लास में ना आप कॉपी पेन लेके बैठिए। जब आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे तो इन जनजातीय प्रावधानों को आप कॉपी में नोट डाउन करते चलिए और समझते चलिए। आज का लेक्चर मैं इस पूर्वापेक्षा के साथ पढ़ा रहा हूं कि आप लोगों ने थोड़ा सा संविधान पहले पढ़ रखा है, ठीक है। क्योंकि यह लेक्चर संविधान का लेक्चर नहीं है, यह लेक्चर जनजातियों के संदर्भ में है ना। इसलिए मैं कुछ बेसिक शब्द आपको नहीं समझाऊंगा, जैसे अनुच्छेद किसे कहते हैं, विधान किसे कहते हैं, कानून किसे कहते हैं, इन चीजों पर आज मैं नहीं जाऊंगा। आज मैं सिर्फ आपको डायरेक्ट यह बताऊंगा कि हमारे भारतीय संविधान में जनजातियों के लिए क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं भारतीय संविधान में। तो भारतीय संविधान में पहला जो भाग है ना, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, और दूसरा नागरिकता। यह तो प्रावधान सभी के लिए लागू होता है। लेकिन इसके तीसरा भाग, जब तीसरे भाग में हम आते हैं तो तीसरा भाग भारतीय संविधान का मौलिक अधिकारों की आपके चर्चा करता है। अब मौलिक अधिकारों की चर्चा, देखिए यहां पर मैं फिर से डिस्क्लेमर देता हूं, फिर से स्पष्ट करता हूं, कुछ ऐसे प्रावधान है जिसमें जनजातीय शब्द का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है, फिर भी भारतीय संविधान की यह अनुच्छेद जनजातियों पर भी लागू होते हैं, क्योंकि यहाँ पे समानता, स्वतंत्रता और न्याय की बात कही गई है। और समानता की बात जब आप करते हो तो समाज में सबसे असमान को पहले सुरक्षा दी जाए, यही सकारात्मक समानता होती है, ठीक है। स्वतंत्रता की बात करते हो जब, तो परतंत्र है, जो गुलाम है, उसको पहले विशेष अधिकार दिया जाए, ये होती है सकारात्मक स्वतंत्रता। क्लियर? तो जब सकारात्मक समानता, सकारात्मक स्वतंत्रता और न्याय की बात होगी तो जनजातीय स्वतः ही फ्रंट पे आ जाएंगी। क्लियर? अब कौन कौन से प्रावधान है हमारे भारतीय संविधान के, इसे शुरुआत करते हैं। चलिए, जैसे पहला आर्टिकल आपने पढ़ा होगा भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद नंबर 15, है ना, मौलिक अधिकारों की बात करते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स में कॉन्स्टिट्यूशन के मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। आप अब सभी जानते हो कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित किए गए हैं। हमारे भारतीय संविधान में कुल मिलाकर 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। कौन कौन से? पहला समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 हमारे भारतीय संविधान में समानता का अधिकार दिया गया है। क्लियर? अब इस समानता के अधिकार के तहत आर्टिकल नंबर 15, 14 विधि के समंजस समता, विधि का समान संरक्षण, और अनुच्छेद नंबर 15, अनुच्छेद 15 यह कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग
और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। मैं फिर से रिपीट करता हूं, क्या कहता है आर्टिकल नंबर 15? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अनुच्छेद नंबर 15 यह कह रहा है कि राज्य द्वारा किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म, उसके मूल वंश, उसकी जाति, उसके लिंग या उसके जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार से कार्यों में या किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी भी प्रकार से वंचित नहीं किया जाएगा। क्लियर है? किंतु ध्यान दीजिए, जब हम बात करते हैं सकारात्मक समानता की, तो यह आवश्यक है कि समाज में ऐसा वर्ग जो मुख्य धारा से पीछे है, उसके लिए विशेष व्यवस्थाएं की जाए ताकि वह अपनी समानता का उपभोग कर सके। इसके लिए आर्टिकल नंबर 15 का 4 पहला आर्टिकल जो आपको याद करना है। क्लियर? सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े सभी व्यक्तियों के लिए विशेष उपबंध हेतु राज्य को निर्देश। क्या कहना चाह रहे हैं कि ऐसे सभी वर्ग जो सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हैं और जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं, अर्थात सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े। अब देखिए, यहां पे मैं फिर से रिपीट करता हूं, यहां पे कहीं भी नहीं लिखा है कि भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, किंतु चूंकि समाज में सामाजिक रूप से पिछड़ा आपको कौन दिखता है? सबसे पहले अंत पर बैठा व्यक्ति अर्थात जनजातियां। क्लियर? तो सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए जनजातियों के लिए विशेष उपबंध की प्रावधान है। अनुच्छेद 15(4) को प्रावधान को लागू करते हुए सरकार क्या काम करती है? जैसे आपने देखा होगा, जैसे किसी मेडिकल कॉलेज हुआ है ना, इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ या अन्य किसी शैक्षणिक संस्थान, इसमें सरकार है ना पिछड़े सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए क्या कर सकती है? सीटों पे आरक्षण दे सकती है। सीटें जो है उसको रिजर्व किया जा सकता है, तो ये सीटें रिजर्व की जा सकती है। सरकार विभिन्न प्रकार के छात्रवृत्ति योजनाएं लगाती है, स्कॉलरशिप स्कीम, छात्रवृत्ति। तो आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान में या राज्य द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति जो अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों को लागू करते हुए दी गई है? फिर से रिपीट करता हूं, अनुसूचित जनजातीय वर्ग को दी जाने वाली छात्रवृत्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करते हुए जनजातीय समाज को दी गई है? तो इसका आर्टिकल का आंसर क्या होगा? अनुच्छेद नंबर 15 का 4। क्लियर? तो पहला आर्टिकल आपको क्लियर रहेगा। चलिए अब दूसरे आर्टिकल में आते हैं, अनुच्छेद नंबर 16। अनुच्छेद 16 तो आप जानते हो भारतीय संविधान का। अनुच्छेद 16 क्या है भारतीय संविधान का? लोक नियोजन में अवसर की समता। क्लियर? अर्थात लोक नियोजन अर्थात ऐसी सभी सेवाएं जहां पे किसी व्यक्ति को नियोजित किया जाए, है ना, वहां पर राज्य द्वारा उपरोक्त आधार अर्थात वही धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अर्थात साधारण शब्दों में अगर बोले तो सरकारी नौकरियों में देते समय सरकार किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी। लेकिन प्रश्न उठता है कि क्या अगर सरकार सभी नौकरी सभी वर्गों के लिए आरक्षित कर देगी तो क्या समाज में शैक्षणिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों के लिए क्या वह नौकरियां प्राप्त कर पाएंगे? है ना, मैं आज आरक्षण पर चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि संविधान क्या कह रहा है। तो इसका उत्तर तो स्वाभाविक है, आप सभी अच्छे से जानते हो, नहीं, है ना। हम पातालकोट के भारिया की तुलना दिल्ली पब्लिक स्कूल के किसी स्टूडेंट से नहीं कर सकते। क्लियर? तो आवश्यक क्या है कि अगर आप उनको नौकरियां देना चाहते हो, उनका कल्याण करना चाहते हो, तो उनके लिए कुछ सीटें रिजर्व करो। तो यह सीटें जो रिजर्व की जाती है वो किस आर्टिकल के तहत है? अनुच्छेद नंबर 16 का 4 क्या कहता है कि दलित और पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था। वही सामाजिक और शैक्षणिक रूप से वर्गों के लिए कुछ सीटों में आरक्षण राज्य द्वारा प्रदान किया जा सकता है। तो आपसे यह पूछा जाएगा कि नौकरियों में आरक्षण जनजातीय वर्ग को जो दिया जाता है वह संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों को लागू करते हुए दिया जाता है?
तो इसका उत्तर क्या होगा? उत्तर नंबर 16 का 4। क्लियर? पहले 15 का 4, फिर 16 का 4। फिर अनुच्छेद नंबर 17, इसका कोई किंतु परंतु नहीं है, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता मतलब क्या होती है? अस्पृश्यता हम सभी जानते हैं, छुआछूत, अनटचेबिलिटी। ठीक है? अनटचेबिलिटी डिस्क्रिमिनेशन है ना। डिस्क्रिमिनेशन कई आधारों पर हो सकता है, छूकर, बोलकर, देखकर, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में हम सभी जानते हैं कि जाति व्यवस्था भारतीय समाज का एक अभिन्न अंग है, और जाति व्यवस्था में कुछ जातियों को श्रेष्ठ और कुछ जातियों को निम्न समझा जाता है। उच्च और निम्न की यह भाव, जिसमें निम्नता की श्रेणी पर सबसे निम्न स्थान पर स्थित कोई जातियां है, तो वह हमारी अनुसूचित जनजातियां ही है। तो अनुसूचित जनजातियों के साथ भारतीय समाज में डिस्क्रिमिनेशन होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन यह जरूरी है कि जब समानता लागू की जा रही हो तो इसके सभी रूपों का अंत किया जाए। B.R. अम्बेडकर ने उसके लिए भारतीय संविधान में आर्टिकल नंबर 17 रखा है, जिसका अंत होता है अस्पृश्यता के सभी रूपों का अंत किया जाएगा, है ना। इसके लिए भारत सरकार द्वारा समय समय पर कानूनों का निर्माण किया गया है। जैसे कुछ कानूनों का नाम बोले तो जैसे पहली बार कानून कब बना था? तो पहली बार कानून बना था 1955 में। इसका नाम क्या था इस कानून का? इस कानून का नाम था सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। क्या नाम था इसका? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। ठीक है। और इसके तहत पहली बार 1955 में आया था, और इसके तहत पहली बार भारत सरकार द्वारा इस प्रकार किए जाने वाले व्यवहार को दंडनीय अपराध घोषित किया गया। क्लियर? इसके लिए सजा का प्रावधान किया गया। बाद में एक और कानून आया। कौन सा कानून आया? 1989 में। इस कानून को आप बहुत अच्छे से जानते हो कि इसको एट्रोसिटी एक्ट के नाम से जानते हैं, HTSC एक्ट भी कहते हैं, है ना, या इसको हिंदी में कहते हैं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। और पहली बार यह बोला गया इस अधिनियम द्वारा कि जो व्यक्ति सामान्य जाति का है या अनुसूचित जाति और जनजातीय समुदाय से नहीं है, वह यदि अनुसूचित जाति और जनजातीय समुदाय के व्यक्ति के प्रति किसी भी प्रकार का अपराध करेगा तो वह कठोर दंड से भागी होगा। ठीक है। इस एक्ट में पहली बार अस्पृश्यतापूर्ण व्यवहार के लिए मृत्यु दंड जैसी सजा का भी प्रावधान किया गया, अर्थात एक ऐसा कठोर अधिनियम लाया गया था। क्लियर? तो आपको मौलिक अधिकारों संबंधी 3 आर्टिकल याद रहेंगे, 15(4), 16(4) और अनुच्छेद नंबर 17। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला आर्टिकल है, अच्छा मैं आपको 2 आर्टिकल अभी और बता देता हूं, फिर आते हैं आर्टिकल नंबर 46 में। ये 2 आर्टिकल मैं आपको बताना चाहता हूं। ये 2 आर्टिकल है, पहले अनुच्छेद नंबर 23। अनुच्छेद नंबर 23 क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा, है ना। अनुच्छेद नंबर 23 आपने पढ़ा होगा मौलिक अधिकारों के संदर्भ में। अनुच्छेद नंबर 23 और अनुच्छेद नंबर 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ठीक है। इसमें आर्टिकल नंबर 23 जो है वो मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम पर प्रतिषेध लगाया गया है। क्या लगाया गया? बलात् श्रम पर प्रतिषेध। अब ध्यान दीजिए ये क्या बोलना चाह रहा है? मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम पर प्रतिषेध। मानव का दुर्व्यापार, यह शाब्दिक दृष्टि से कहे तो गलत तरीके से किया जाने वाला व्यापार। और किसका व्यापार? मानव का। आपको पता होगा किसी भी भारत समाज में, वैसे भारतीय समाज में नहीं है,
एक प्रथा थी दास प्रथा। दास प्रथा क्या होती है? जिसके तहत एक व्यक्ति को जो दासत्व से पीड़ित है उसको वस्तुओं की तरह खरीदा और बेचा जाता है। अर्थात एक व्यक्ति को वस्तु की तरह खरीदना और बेचना, यह दास प्रथा कहलाती है ना। और दूसरे नंबर पे शब्द आता है बलात् श्रम। बलात् मतलब होता है, इसको बेगार श्रम भी कह सकते हैं, जबरदस्ती लिया जाने वाला काम भी कह सकते हैं, या इसको बंधुआ मजदूरी भी कह सकते हैं। अर्थात किसी भी प्रकार से मानव से ऐसा श्रम लिया जाता है जो बिना उसके पेमेंट किए, बिना उसके मानदेय दिए दिया जाता है। इस प्रकार के श्रम को बलात् श्रम कहा जाता है। यह दोनों ही प्रकार के कार्य अगर आप ध्यान से देखोगे तो भारतीय समाज में अनुसूचित जनजातियों के साथ सबसे ज्यादा किया जाता था। क्लियर? जैसे ही भारतीय संविधान लागू हुआ, इस प्रकार के कार्य के लिए पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया और बाद में इस प्रकार के कार्य के लिए कुछ कानूनों के माध्यम से इसे दंडनीय अपराध बनाया गया। ये कानून थे, जैसे एक कानून आया था 1948 में, कारखाना अधिनियम। कारखाना अधिनियम 1948 है ना। इसमें पहली बार बलात् श्रम को पूरी तरह से रोकने का प्रयास किया गया। ठीक है। फिर बंधुआ मजदूरी निषेध अधिनियम, बंधुआ मजदूरी निषेध अधिनियम, यह आया था 1976 में, है ना। इसके तहत सभी प्रकार के बंधुआ मजदूरी को रोकने का प्रयास किया गया था। ठीक है। दूसरा आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 24। अब ध्यान दीजिए, आपको 2324 में यहाँ पे क्यों पढ़ा रहा हूं। मुझे पता है कि कई बच्चों ने इसको, कई स्टूडेंट्स ने भारतीय संविधान में पढ़ रखा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जब जनजातीय संदर्भ में आपसे ये आर्टिकल पूछे जाए तो आपसे बनने चाहिए। ठीक है, कि जनजातियों के लिए अलग से इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, तो ये दोनों आर्टिकल जो है, मौलिक रूप से देखा जाए तो समाज के सबसे कमजोर तबके के लिए स्थापित ही ये अनुच्छेद है। क्लियर? तो अनुच्छेद नंबर 24, कारखानों आदि में, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध। क्या? बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध। ये क्या कहना चाह रहा है? किसी भी प्रकार के कल कारखानों में किसी भी प्रकार के बच्चों को कठिन कार्यों में नियोजित नहीं किया जाएगा। हालांकि इसके लिए बाद में हम जानते हैं कि बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम आया और इसके तहत कहा गया कि बालकों को कठिन कार्य तो क्या, किसी भी प्रकार के कार्य में नियोजित करना दंडनीय अपराध माना जाएगा। क्लियर? अब ये दोनों आर्टिकल यहां से ध्यान देने वाली बात यह है कि ये दोनों अनुच्छेद जो है वह मौलिक रूप से तो संविधान के हैं, है ना, जिसमें जनजातीय शब्द का उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन आप भी जानते हो कि कारखानों में किस समाज के बच्चों को सबसे ज्यादा नियोजित किया जा रहा था। क्लियर? तो वह थे जनजातीय समाज। क्लियर? तो ये आर्टिकल 23-24 याद रहेगा। चलिए अब आते हैं डीपीएसपी। हम जानते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत। अब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या? राज्य की नीतियों को दिशा निर्देश देने वाले तत्व। हमारे संविधान में चाहते थे कि भारतीय संविधान में, हमारे संविधान में क्या चाहते थे कि भारतीय संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान पहले से हम बनाकर चले जाए कि आने वाली सरकार जनजातियों के कल्याण के लिए उस दिशा निर्देश ले सके। इसके लिए कौन सा आर्टिकल बनाया गया? आर्टिकल नंबर 46। इस आर्टिकल को याद रखिएगा, है ना। पिछड़े वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों में वृद्धि। क्या बोल रहा है? समाज के पिछड़े और कमजोर वर्गों की शिक्षा और
आर्थिक हितों में वृद्धि, आर्थिक हितों में वृद्धि करने का, वृद्धि करने का राज्य का कर्तव्य। अब ध्यान दीजिए कि कहना क्या चाह रहे हैं। समाज का जो सबसे कमजोर वर्ग है ना, समाज में जो वर्ग पिछड़ा हुआ है, उसको आर्थिक दृष्टि से सक्षम बनाना किसकी ड्यूटी होगी? सरकार की ड्यूटी होगी। और उसके कल्याण के लिए कार्य करना किसकी ड्यूटी होगी? सरकार की ड्यूटी होगी। हम सभी जानते हैं कि हमारी सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण के लिए इस प्रकार कई सारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। प्रमुख योजनाओं की अगर हम बात करें तो जैसे आपको वृद्धावस्था पेंशन योजना है ना, सबसे प्रमुख योजना तो आप अंत्योदय अन्न योजना है ना। आगे हम योजनाएं पढ़ेंगे। आप जानते हो 150 से ज्यादा योजनाएं हैं भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की, जो इन वर्गों के लिए है। अंत्योदय अन्न योजना, अंत्योदय अन्न, ये अंत्योदय अन्न योजना, मनरेगा है ना। फिर उस महात्मा गांधी नेशनल रोजगार गारंटी स्कीम है ना योजना, ये सारी योजना। फिर उसके बाद पोषण आहार, पोषण आहार। हमारी मध्य प्रदेश सरकार की ना दीनदयाल उपाध्याय नाम से जितनी भी योजनाएं चलती हैं, वह सारी की सारी योजनाएं जो है वो इन्हीं वर्गों के कल्याण के लिए है। तो ये योजनाएं किस अनुच्छेद के प्रावधानों को लागू करते हुए है? आर्टिकल नंबर 46। आपसे क्लियर पूछा जाएगा। सरकार पीडीएस के माध्यम से भारत सरकार द्वारा 80 करोड़ लोगों को 1 रुपए किलो में या मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। सरकार किन अनुच्छेदों के, राज्य किस अनुच्छेदों के प्रावधानों का प्रयोग करते हुए संविधान के इस प्रकार के अन्न वितरण कार्यक्रम चलाती है? तो इसका उत्तर क्या होगा? आर्टिकल नंबर 46। क्लियर? इसके अतिरिक्त अब आते हैं राजनीतिक सुरक्षा। हम जानते हैं कि समाज में कुछ ऐसे वर्ग हैं, इनके लिए राजनीतिक सुरक्षा देना भी राज्य की ड्यूटी होनी चाहिए, राज्य की ड्यूटी है, जिसको आप राजनीतिक आरक्षण भी कह सकते हो। यह कई रूपों में राजनीतिक आरक्षण दिया जा सकता है। मुख्य रूप से आरक्षण जो दिया गया है वो 3 अनुच्छेदों के तहत दिया जा रहा है। ठीक है, इन 3 अनुच्छेदों को समझिएगा। पहला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 330, दूसरा आर्टिकल नंबर है 332 और तीसरा आर्टिकल है 334। ठीक है, तीनों अनुच्छेद एक साथ समझिए। यह राजनीतिक आर्टिकल है। 332 इसमें लिखा है, 34 पीछे लिखा है, मैं अगली स्लाइड में कर दूंगा। पहला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 330। क्या कहता है आर्टिकल 330? प्रत्येक राज्य में लोकसभा के अनुसूचित जनजातीय वर्गों के लिए आरक्षण है ना, उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाएगा। फिर से रिपीट करता हूं, लोकसभा में अनुसूचित जनजातीय वर्ग के लिए आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाएगा। अब हम जानते हैं कि हमारी लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 543, 543। भारत सरकार द्वारा अनुच्छेद 330 के प्रावधानों को लागू करते हुए लोकसभा में कितनी सीटें? 47 सीटें जो है वह अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए रिजर्व की गई है ना, जिसमें से 29 सीटें जो है हमारे मध्य प्रदेश में लोकसभा की है, आप जानते ही हो। इस 29 सीटों में से 6 सीटें मध्य प्रदेश की जो है वह किस वर्ग के लिए है? अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है। यह आरक्षण आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा जब जनजातियों का थोड़ा सा इतिहास में आऊंगा। यह आरक्षण पहली बार जो था भारत शासन अधिनियम 1935 में दिया गया था, जिसमें जनजातीय क्षेत्रों में सिर्फ जनजातीय प्रतिनिधि ही चुनाव लड़ सकते हैं। क्लियर? तो ये था लोकसभा में आरक्षण, आर्टिकल नंबर 330। क्या? लोकसभा। सेम ऐसा ही आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 332।
राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षण। राज्य विधानसभा में, है ना, अनुसूचित, विधानसभा मतलब समझ रहे हैं, प्रत्येक राज्य की विधानसभा, है ना, हर राज्य की अपनी एक सरकार होती है और उसके लिए एक विधानसभा गठित की जाती है। तो प्रत्येक राज्य की विधानसभा में उनकी जनसंख्या के अनुपात में जनजातीय वर्गों के लिए सीटें रिजर्व की जाएंगी। यह आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल नंबर 332। ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें मध्य प्रदेश विधानसभा की, तो हमारे मध्य प्रदेश की सदस्य संख्या कितनी है? 230, या आप अच्छे से जानते हो, है ना। हमारे मध्य प्रदेश की विधानसभा में 47 सीटें जो है वह एसटी वर्ग के लिए रिजर्व की गई है। कितनी सीटें? 47। इसमें बात एससी की भी की गई है, लेकिन अभी हम शेड्यूल कास्ट की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम एसटी की बात कर रहे हैं। क्लियर। एक तीसरा आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 334, इसको भी ध्यान से समझिए। अनुच्छेद नंबर 334 क्या कहता है? अनुच्छेद नंबर 334 ये कहता है कि जो ये पहले तो आरक्षण दिए गए हैं, देखिए भारतीय संविधान में जो प्रारंभिक रूप से आरक्षण दिया गया था वह 10 वर्ष के लिए दिया गया था, है ना। आरक्षण की यह सीमा 10 वर्ष के लिए की गई थी। आरक्षण की सीमा कितने तक वर्ष के लिए की गई थी? 10 वर्ष के लिए की गई थी। प्रत्येक 10 वर्ष बाद इसका पुनर्अवलोकन करके, है ना, फिर से जांच करके भारत सरकार इसे समय समय पर बढ़ा सकती है। क्लियर। अभी तक भारत सरकार द्वारा 7 बार इस समय सीमा को बढ़ाया गया है। अभी वर्तमान में यह आरक्षण सीमा जो है वह 80 वर्षों के लिए है, मतलब आजादी से 80, संविधान लागू होने से 80 वर्ष तक के लिए। कब बढ़ाया गया है? अंतिम जो बढ़ाया गया है 102वां संविधान संशोधन 2019 में बढ़ाया गया, इसको याद रखिएगा, है ना। और आरक्षण की सीमा ये कब तक है? तो वर्ष 2029 तक के लिए आरक्षित की गई है। क्लियर। तो आरक्षण की यह सीमा 80 वर्ष तक के लिए बढ़ा दी गई। पहले 10 वर्ष था, 10 को 20 किया गया, 20 को 30 किया गया, 30 को 40, हर बार संशोधन करके इसको समय समय पे बदला गया। तो ये 3 आर्टिकल आपको याद रहेंगे, अनुच्छेद नंबर 330, अनुच्छेद नंबर 332, अनुच्छेद नंबर 334। इसको राजनैतिक सुरक्षा भी कह सकते हैं। अच्छा, अब ध्यान दीजिए, राजनैतिक सुरक्षा सिर्फ भारतीय संविधान में लोकसभा और विधानसभा के लिए नहीं है। आगे हम देखते हैं यह राजनीतिक सुरक्षा पंचायतों के लिए भी लागू की गई है। अच्छा, 334 यहां पे बता दिया गया, एसटी/एससी के लिए सीटों का आरक्षण, और ये सीटों का आरक्षण कब तक के लिए है? तो मैंने बता दिया 80 वर्ष तक के लिए आरक्षण है। क्लियर। अब आते हैं अनुच्छेद नंबर 335। 335 क्या बोल रहा है अनुच्छेद नंबर? संघ और राज्य के अधीन सेवाओं में जनजातियों के लिए आरक्षण। संघ और राज्य के अधीन सिंपल सा आरक्षण, यह भी एक विशेष प्रकार का आरक्षण। संघ और राज्य के अधीन आने वाली किसी विशेष सेवा, जिसको आप यूपीएससी, एमपीपीएससी या किसी भी प्रकार की सेवा कर सकते हो, एमपीपीएससी, है ना, या अन्य किसी प्रकार की लोक सेवाओं में राज्य द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए विशेष प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। ये कौन सा आर्टिकल आपसे बोलता है? आर्टिकल नंबर 335। क्लियर रहेगा। फिर आर्टिकल नंबर 341, राष्ट्रपति द्वारा एससी वर्ग, इसको अगर मैं भी पढ़ो एससी के लिए, अनुच्छेद नंबर 342 राष्ट्रपति को अनुसूचित जनजातियों के लिए पहचान के लिए अधिकृत करता है। अनुच्छेद नंबर 342 यह बोलता है कि राष्ट्रपति द्वारा, है ना, अनुच्छेद नंबर 342 के 2 पार्ट है, याद रखिएगा। अनुच्छेद नंबर 342 इसके 2 पार्ट है। पहला पार्ट है 342(1) और दूसरा पार्ट है 342(2). ठीक है। पहला पार्ट क्या बोलता है? 342(1) राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों की विशेष पहचान की जाएगी, है ना। तो राष्ट्रपति द्वारा पहचान किसकी? अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों की। और आर्टिकल 342 का दूसरा पार्ट यह बोलता है
कि जिनको भी राष्ट्रपति अनुसूचित जाति या जनजाति के रूप में पहचान करेगा, ऐसे लोगों के लिए राज्य विशेष उपबंध बनाएगा, विशेष उपबंध, ठीक है, जिससे उनका कल्याण हो सके, जिनसे उनकी सुरक्षा हो सके। क्लियर? तो अभी तक आपको क्या समझ में आया? अभी तक आपको समझ में आया? ध्यान दीजिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा, जल्दी से शॉर्ट में रिवीजन करें। सबसे पहले मौलिक अधिकार, है ना? मौलिक अधिकार कौन कौन से? तो मौलिक अधिकार में, है ना, अनुच्छेद 15 का 4, फिर अनुच्छेद 16 का 4, 17, 23, 24, ठीक है। डीपीएसपी में अनुच्छेद नंबर 46, फिर उसके बाद राजनीतिक सुरक्षा में अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद नंबर 335, अनुच्छेद नंबर 342, ठीक है, इतना ही याद करना है। अब नेक्स्ट अनुच्छेद नंबर, अब मैंने आपको बताया कि सिर्फ, है ना, इसके बारे में आगे हम 244 के बारे में आगे भी डिस्कस करेंगे। अनुच्छेद नंबर 244 राजनीतिक सुरक्षा संबंधी एक विशेष अन्य प्रावधान है। अनुच्छेद नंबर 244 क्या कहता है कि छठी अनुसूची से भिन्न राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध, मतलब असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय से इतर राज्य के अन्य क्षेत्र, जैसे सभी राज्य इसमें शामिल होते हैं जहां पे जनजातियां निवास करती हैं, जनजातियों के बारे में राष्ट्रपति द्वारा विशेष उपबंध। इस आर्टिकल को मैं आपको अलग से समझा देता हूं डिटेल से, है ना। एक मिनट, ये लिखिए आर्टिकल नंबर 244, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसको मैंने अलग से इसलिए रखा यहां पे क्योंकि इस आर्टिकल के माध्यम से आपको तीन चीजें क्लियर होने वाली हैं। एक जनजातीय विकास परिषद की भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए आर्टिकल नंबर 244 ये कहता है कि छठी अनुसूची से भिन्न, पहले आप समझिए, इसको छोड़िए, पहले आप समझिए अनुच्छेद अनुसूची नंबर 5। भारतीय संविधान में दो अनुसूचियां जनजातियों के लिए है। अनुसूची नंबर 5, अनुसूची, है ना, ये क्या कहता है? असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय को छोड़कर, क्या? असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय को छोड़कर अन्य अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान, ठीक है। और अनुसूची 6 क्या बोल रही है आपकी? ठीक है, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय के जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान, क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान। क्लियर? आप ध्यान दीजिए, इन दोनों का आर्टिकल, ये दोनों ही आर्टिकल आपके अनुसूचियां जो संबंधित है वो हमारे भारतीय संविधान के 244वें अनुच्छेद से है। अनुच्छेद 244 क्या बोलता है, फिर तीनों को कंक्लूड करके मैं आपको इसका कंक्लूजन बताऊंगा, तीनों मिलकर एक साथ क्या कहना चाह रहे हैं।
ये कहता है कि अनुसूची 6 को छोड़कर अन्य जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे क्या है, अन्य जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। अब यहाँ पे भूल या रहा है अनुसूची 5 असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय के जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान। अनुसूची 6 असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय को का जनजातीय क्षेत्रों का प्रावधान। ठीक है, पहले उनको छोड़कर मतलब अन्य राज्य। और 244 अनुच्छेद क्या कह रहा है कि अनुसूची 6 को छोड़कर अन्य जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। अनुसूची 6 को अगर छोड़ दिया जाएगा मतलब 4 राज्य आपको छोड़ दिया जाए, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, तो जो भी राज्य जनजातियों में रहते हैं वहां पर जनजातियों का कल्याण करने का कर्तव्य राष्ट्रपति का होगा। अब तीनों को अगर हम मिला दिया जाए, तीनों ही आर्टिकल, ध्यान दीजिए, इन तीनों ही आर्टिकल को अगर हम मिला के एक साथ बोले तो 3 चीजें निकलती हैं सामने, 3 बातें आपकी सामने आती हैं। पहला, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति इन राज्यों को छोड़कर, है ना, अनुसूची 5 के किसी भी राज्य में राज्य, क्षेत्र, जिला, तहसील, ब्लॉक, तालुका आदि में, देखिए ध्यान दीजिए, राष्ट्रपति अनुसूची 5 के किसी भी राज्य, क्षेत्र, जिला, तहसील, ब्लॉक, तालुका आदि में क्या कर सकता है, किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है, अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है, पहली बात, राष्ट्रपति क्या कर सकता है, किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है, किसी भी जिले को, तहसील को। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको बता दूं, जैसे छिंदवाड़ा, तो संपूर्ण जिला नहीं, छिंदवाड़ा पे पातालकोट पे अगर भारिया रहते हैं तो भारिया को राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाएगा। क्लियर। दूसरी बात ये बोल रहा है ये कि ऐसे क्षेत्रों में राष्ट्रपति क्या कर सकता है, इन क्षेत्रों की सीमाएं घटा सकता है अथवा बढ़ा सकता है। इन क्षेत्रों की सीमाएं घटा या बढ़ा सकता है, ठीक है। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात ध्यान दीजिएगा, तीसरी बात यह कह रही है कि ऐसे क्षेत्रों के लिए सीमाएं घटा और बढ़ा सकता है तो ठीक, राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति इन क्षेत्रों में प्रशासन करने के लिए एक जनजातीय विकास परिषद की भी नियुक्ति कर सकता है। ऐसे क्षेत्रों में प्रशासन के लिए राष्ट्रपति राज्यपाल की सलाह पर जनजातीय विकास परिषद की नियुक्ति कर सकता है। क्या कर सकता है, जनजातीय विकास परिषद की नियुक्ति कर सकता है। क्लियर। अब ध्यान दीजिए, सिंपल सी बात बोली गई कि किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किएगा,
उस क्षेत्र की सीमा घटा बढ़ा सकता है और वहां पे एक परिषद बना सकता है जिसका नाम क्या होगा, जनजातीय विकास परिषद। अब ये जनजातीय विकास परिषद क्या होती है, यहां पे मैं शॉर्ट में इसके बारे में भी आपको बता देता हूं। ठीक है, जनजातीय विकास परिषद ये क्या होती है, जनजातीय विकास परिषद समझिए। जनजातीय विकास परिषद होती क्या है, राष्ट्रपति द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन करने के लिए, तो द्वारा मतलब किसके, जनजातीय विकास परिषद द्वारा किसके गठित की जाती है, तो ये द्वारा गठित की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। सलाह किसकी होती है, राज्यपाल की। संरचना कैसी होती है, कैसा होता है ये जनजातीय संरचना, है ना, 20 सदस्यीय निकाय, 20 सदस्य, कितने सदस्य होते हैं, 20 सदस्य होते हैं। और इसमें यह बोला गया है कि इसके 3/4 सदस्य जो होंगे वो राज्य विधानसभाओं से संबंधित, राज्य विधानसभा प्लस एसटी समुदाय, है ना, अनुसूचित जनजातीय समुदाय से ही संबंधित होंगे। 3/4 सदस्य संरचना। नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। और क्या काम करेगी ये परिषद, जनजातीय विकास परिषद जो काम करेगी, है ना, आधार क्या होता है इसका, तो आधार ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, स्टार्टिंग में वही चालू किया था मैंने, अनुच्छेद नंबर 244 और 5th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, 5वीं अनुसूची। और काम क्या करेगी ये जनजातीय विकास परिषद, कार्य करेगी जनजातीय क्षेत्रों का कल्याण करना, अनुसूचित क्षेत्रों के कल्याण, अनुसूचित क्षेत्रों का कल्याण। ठीक है, ये अपनी रिपोर्ट किसको देगी, तो रिपोर्ट स्वाभाविक बात है, रिपोर्ट किसको देगी, तो ये अपनी रिपोर्ट जो देगी वो राष्ट्रपति को सौंपेगी। तो ये है आर्टिकल नंबर 244, 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची, सॉरी 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची। समझ में आया आपको, तो ये है जनजातीय विकास परिषद। ठीक है, ये मैंने कर दिया। ठीक है, अब वापस हम आर्टिकल में पहुंचते हैं, इसको समझ गए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम वापस आर्टिकल में आते हैं अपने। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आर्टिकल नंबर 244, ठीक है, अब 275 क्या बोलता है, ये अर्थ सुरक्षा संबंधी प्रावधान है। इसमें यह बोला गया है कि राज्यों को आर्थिक सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा अनुदान की व्यवस्था की जाएगी, है ना, मतलब राज्यों को, जो ऐसे राज्य जानते हो आप, भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं जो जनजातीय बहुल राज्य है, जनजातियों के कल्याण की वहां पे आवश्यकता है, तो उसके लिए क्या करेगा, केंद्र द्वारा राज्यों को अनुदान, है ना, ये होगा आर्टिकल नंबर 275। ये 338 और 338A, इसको मैं कल फिर रिपीट करूंगा, शॉर्ट में बता देता हूं। यहाँ पे 65वें संविधान संशोधन द्वारा एक आयोग के गठन की बात कही गई थी जिसका नाम था राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग। 89वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा 2 पृथक आयोग बनाए गए हैं। अनुच्छेद नंबर 338 के तहत, 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और 338A, है ना, 338 का हिंदी में, इसके तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। ठीक है, इस आयोग की चर्चा हम अगले लेक्चर में आपके लिए डिटेल से करेंगे। क्लियर। फिर कुछ और आर्टिकल, 2-3 आर्टिकल है, शॉर्ट में आपको बता देता हूं। जैसे अनुसूचित 339 क्या बोलता है, अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन के बारे में, संघ का कर्तव्य और नियंत्रण। तो इसमें यह बोला कि जिन क्षेत्रों को राष्ट्रपति द्वारा, जो मैंने बताया, अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है, वहां पे प्रशासन की जिम्मेदारी में संघ का कार्य होगा कि वहां पे प्रशासनिक कार्यों में सहयोग करे। अनुच्छेद नंबर 29 हम जानते हैं अल्पसंख्यक वर्गों की शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार है ना, लेकिन 329 का एक क्या बोलता है कि ये बेसिकली अल्पसंख्यकों के साथ साथ जनजातियों को भी अपनी भाषा और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार प्रदान करता है ना।
5वीं अनुसूची या 6ठी अनुसूची मैंने आपको पढ़ा दिया अभी। क्लियर? तो ये था हमारा जनजातियों के संबंध में कुछ संवैधानिक प्रावधान। अब अगले लेक्चर में हम कुछ अधिनियमों पर यहाँ पे चर्चा करेंगे, साथ ही साथ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोगों को विस्तार से पढ़ेंगे, और साथ ही साथ हम अधिनियमों के बाद कुछ नियम और विनियम बनाएंगे, कुछ समितियों के बारे में चर्चा करेंगे, तो जिससे हमारा जनजातियों के संबंध में संविधान से अगर किसी भी प्रकार का प्रश्न आता है तो हमारी परीक्षा में वह बाहर नहीं जाएगा। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए हम अगले लेक्चर में मिलते हैं, जिसमें हम इसी टॉपिक को, आज वाली यूनिट को ही आगे बढ़ाते हुए कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।